गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गायत्री पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक एमएससी प्रीवियस जूलॉजी के सिलेबस में है और बीएससी फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके जूलॉजी में एनिमल फिजियोलॉजी एक पेपर है, उसमें ये टॉपिक है। इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी टॉपिक का सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती हैं तो उसके टोटल 3 स्टेप्स हैं। उसमें जो फर्स्ट स्टेप था वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। आज हम उसी यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस के सेकंड स्टेप को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ओके, स्लाइड आपको दिख पा रही होगी। नंबर 1, जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हुई, जो यूरिन फॉर्मेशन की फर्स्ट स्टेप थी, वो उतनी सेलेक्टिव नहीं थी जितनी कि रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि द रीएब्जॉर्प्शन इज़ ए हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्टर बोमन कैप्सूल में आता है और बोमन कैप्सूल से देन ये नेफ्रॉन के ट्यूब्यूलर पार्ट में एंटर करता है और उसे हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा था, जीएफ कहते हैं सिंपली हम उसे। उस जीएफ का केमिकल कंपोजिशन ब्लड की प्लाज्मा के जैसा है। हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि इसमें केवल प्लाज्मा की प्रोटीन नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो सब कुछ फिल्टर होकर इस जीएफ के रूप में नेफ्रॉन के ट्यूब्यूलर पार्ट में आ गया। इसका मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक ज़्यादा सेलेक्टिव प्रोसेस नहीं है, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन इज़ हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस। इसे हम और अलग तरीके से समझें कि जीएफ में डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। किसका कितना रीअब्जॉर्प्शन होगा ये बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। हमने नोट में यहाँ मेंशन किया है कि द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज डिपेंड ऑन द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इन बॉडी। जैसे ग्लूकोज और एमिनो एसिड जैसे सब्सटेंसेस हैं जो जीएफ में प्रेजेंट हैं, लेकिन यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर नहीं जाते, यानी इनका 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। दूसरी ओर कुछ सॉल्ट हैं, आयंस हैं, इनका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो इनकी कुछ मात्रा यूरिन के साथ बाहर चली जाएगी और कुछ मात्रा में इनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जबकि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जिनका बिल्कुल रीअब्जॉर्प्शन नहीं किया जाता है। तो जो यूजी लेवल की बुक्स हैं, ग्रेजुएट लेवल की, उनमें ऐसा दिया हुआ है कि जीएफ में जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, रीअब्जॉर्प्शन की अमाउंट के बेसिस पर हमने उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी में हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस हैं,
जिनका बिल्कुल एक्सक्रीशन नहीं होगा, 100% रीअब्जॉर्प्शन होगा, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सिंपल पेप्टाइड्स होते हैं। सेकंड कैटेगरी है लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनका आवश्यकता अनुसार रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो इनकी कुछ अमाउंट यूरिन के साथ बाहर निकल जाएगी और कुछ मात्रा में इनका टिब्यूल के द्वारा रीअब्जॉर्प्शन कर दिया जाएगा। आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वाटर है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। थर्ड कैटेगरी जो है वो है ए थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। इनकी बॉडी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक्चुअल में टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, तो ये कंप्लीटली यूरिन के साथ बाहर निकल जाएंगे, इनका कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जैसे अमोनिया है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, क्रिएटिन है, वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं। तो पहली चीज़ हमने डिस्कस की कि रीअब्जॉर्प्शन इज अ हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस। नंबर 2 कि जो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट ऐसे कि अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स में 180 लीटर जीएफ बनता है। कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जीएफआर जो है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है, वो है 125 ml पर मिनट, और इस हिसाब से 24 घंटे में 180 लीटर जीएफ बन जाता है। लेकिन एक हेल्थी पर्सन में यूरिन का वॉल्यूम 24 आवर में ओनली 1.5 लीटर है। इसका मतलब 180 लीटर में से 178.5 लीटर फिल्ट्रेट को दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इतनी बड़ी अमाउंट में जीएफ का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और इसलिए ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और एक लार्ज स्केल पे होने वाली प्रोसेस है। तो दो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं रीअब्जॉर्प्शन के बारे में। तीसरी बात कि जो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो नेफ्रॉन के टिब्यूलर पार्ट में होती है। नेफ्रॉन के टिब्यूलर पार्ट को भी फिर हमने डिवाइड किया है। जो इसका इनिशियल पार्ट होता है उसे हम पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल कहते हैं। उसके आगे एक यू शेप स्ट्रक्चर है जिसे हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। उसके आगे डीसीटी है जिसे डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल कहा जाता है, और फाइनली सीडी कलेक्टिंग डक्ट है। तो नेफ्रॉन के ये जो डिफरेंट पार्ट हैं टिब्यूल के, इन सभी में ये रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। अब यहाँ तीन चीज़ें आई। पहली बात, इट इज़ ए सेलेक्टिव प्रोसेस, एक लार्ज स्केल पर हो रही है और नेफ्रॉन के टिब्यूलर पार्ट में हो रही है। तो रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को सही रूप से सेलेक्टिव टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन कहा जाना चाहिए, क्योंकि ये हाईली सेलेक्टिव है और ये प्रोसेस नेफ्रॉन के टिब्यूलर पार्ट में हो रही है। नेक्स्ट बात कि जब रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी तो उस समय होगा क्या कि जितने भी सब्सटेंसेस है या जो जीएफ बना है वो नेफ्रॉन के टिब्यूलर पार्ट की ल्यूमन में प्रेजेंट है। अब रीअब्जॉर्प्शन के बाद होना क्या चाहिए कि सबसे पहले ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं जिनका रीअब्जॉर्प्शन होना है वो सबसे पहले ल्यूमन से नेफ्रॉन के टिब्यूलर पार्ट की एपिथेलियल सेल में चले जाएं। देन एपिथेलियल सेल से वहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वहाँ चला जाए और फाइनली पेरीटिब्यूलर कैपिलरी में चला जाए। तो जब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले के चारों ओर कैपिलरी का एक नेटवर्क होता है जिसे हम पीटीसी, पेरीटिब्यूलर कैपिलरी कहते हैं। वहाँ तक इसे पहुँचाना है। अब रीएब्जॉर्प्शन की जो ये पूरी प्रोसेस है इसमें दोनों टाइप के मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं। पैसिव भी है, यानी बिना एटीपी के, बिना मेटाबॉलिक एनर्जी के प्रोसेस हो जाए, और इसमें एक्टिव मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व है, मतलब इसमें एटीपी या मेटाबॉलिक एनर्जी भी इन्वॉल्व आए। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है
नेफ्रॉन के ट्यूब्यूलर पार्ट के भी अलग अलग भाग हैं, तो डिफरेंट पार्ट में ये प्रोसेस कैसे होगी वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ मैंने एक डायग्राम से शो किया है कि यहाँ पर ये जो मैंने मार्क किया ये ट्यूब्यूल का ल्यूमन वाला पार्ट है। सेकंड, जहाँ मैं एक सर्कल कर रहा हूँ ये नेफ्रॉन के ट्यूब्यूलर पार्ट की एपिथेलियल सेल्स हैं। उसके आगे ये जो रीजन है ये रीजन इंटरस्टिशियल फ्लूइड का है, और फाइनली सबस्टेंसेस जिनको रीअब्जॉर्ब होना है उन्हें इस पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी में यहाँ तक पहुँचना है। तो ल्यूमन से सबस्टेंसेस पहले एपिथेलियल सेल में, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और फाइनली पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी के अंदर पहुँचते हैं। ओके, अब हम अलग अलग पार्ट में रीअब्जॉर्प्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा पहला डिस्कशन है रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कैसे होती है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नंबर 1, थोड़ा सा इस डायग्राम को पहले हम एक्सप्लेन करें। तो नंबर 1 कि जहाँ मैंने ये मार्क किया ये जो रीजन है ये एपिथेलियल सेल का वो पार्ट है जो ल्यूमन की ओर फेस करता है। इसे हम एपिकल मेम्ब्रेन कहेंगे, ये एपिकल मेम्ब्रेन वाला पार्ट। जबकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो ल्यूमन को फेस नहीं कर रहा है, इस पूरे रीजन को बेसोलैटरल मेम्ब्रेन कहा है। तो दो पार्ट हो गए, ये एपिकल, ये बेसोलेटरल पार्ट। ओके, अब जो जीएफ है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा एपिकल मेम्ब्रेन के। तो अब हम डिस्कस करते हैं, ये एक रीजन हमने दिखाया है पीसीटी के इनिशियल पार्ट का, किस तरह से एपिथेलियल सेल्स है वहां पर। तो पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1, पहली चीज कि पीसीटी के अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो हो रही है वो टोटल रीअब्जॉर्प्शन का अप्रोक्सीमेटली 65 to 70%, यानी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन में इस पीसीटी वाले रीजन में होगा। तो अब कोई कारण भी होना चाहिए कि यहीं पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है। तो हमने दो रीजन यहां पर मेंशन किए हैं नोट के अंदर। पहला रीजन कि पीसीटी में ब्रश बॉर्डर्स प्रेजेंट है, खूब सारे विलाई और माइक्रोविलाइज हैं। तो माइक्रोविलाइज की प्रेजेंस के कारण इसकी जो एपिकल मेम्ब्रेन है एपिथेलियल सेल की, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखते हैं और उसका सरफेस एरिया खूब बढ़ जाता है। तो एब्जॉर्प्टिव सरफेस बढ़ गई इन ब्रश बॉर्डर की प्रेजेंस के कारण, इसलिए यहां मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। दूसरा, पीसीटी की जो एपिथेलियल सेल्स है वहां खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं रीअब्जॉर्प्शन के लिए, और इसीलिए पीसीटी में अप्रोक्सीमेट टोटल रीअब्जॉर्प्शन का 65 to 70% रीअब्जॉर्प्शन होता है। ओके, नंबर 2, अब यहां पर जो रीअब्जॉर्प्शन होगा वो रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव मेथड से भी होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड से भी होगा, यानी मेटाबॉलिक एनर्जी काम में भी आएगी, और पैसिव मेथड से भी होगा, यानी मेटाबॉलिक एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स के रीअब्जॉर्प्शन के बारे में, कि जीएफ के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है। इनका तो बिल्कुल एक्सक्रीशन नहीं होना चाहिए, यानी इनका टोटल रीअब्जॉर्प्शन हो जाना चाहिए। तो ग्लूकोज और एमिनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन जिस मैकेनिज्म से हो रहा है मैंने मेंशन किया है, वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट में
डायरेक्ट मेटाबॉलिक एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होगी। पहले एक आयन ग्रेडियंट बनेगा और वो आयन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। इसे हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो पीसीटी के फर्स्ट इनिशियल हाफ में वहाँ पर को ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है। ये को ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं कि सोडियम के 2 आयंस को और ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को अब्जॉर्ब करते हैं ल्यूमन वाले पार्ट से और उन्हें पहुंचा देते हैं एपिथेलियल सेल के अंदर। अब यहां पर सबसे पहले इस प्रोसेस को समझते हैं कि ग्रेडियंट आएगा कैसे। याद करने वाली बात यह कि ग्लूकोज और एमिनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी के पहले हाफ पार्ट में हुआ। जो प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व है उसका नाम है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इस प्रोसेस के लिए पीसीटी के फर्स्ट हाफ पार्ट में को ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है, सोडियम ग्लूकोज के लिए, सोडियम एमिनो एसिड के लिए। अब यहां पर इस प्रोसेस को कैसे हम डिस्कस करें वो समझ रहे हैं कि जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है एपिथेलियल सेल की, वहां पर सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप प्रेजेंट है। ये पंप क्या करता है, 3 सोडियम आयन को एपिथेलियल सेल से इंटरस्टिशियल टिश्यू में भेजेगा, फ्लूइड के अंदर भेजेगा, और 2 पोटेशियम आयन इस फ्लूइड से एपिथेलियल सेल में आ जाएंगे। तो लगातार सोडियम आयन बाहर जा रहे हैं एपिथेलियल सेल से। तो यहाँ पर एक आयन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा सोडियम आयन का, और उस कारण ल्यूमन से सोडियम आयन अब एपिथेलियल सेल के अंदर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर को ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है जो सोडियम के साथ ग्लूकोज या एमिनो एसिड को अंदर ले आएंगे। और इस प्रकार पीसीटी के फर्स्ट हाफ पार्ट में को ट्रांसपोर्टर की सहायता से सोडियम के साथ ग्लूकोज और सोडियम के साथ एमिनो एसिड का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ओके, नंबर 2, जीएफ के अंदर, फिल्ट्रेट के अंदर पेप्टाइड्स भी प्रेजेंट है। इन पेप्टाइड्स का रीएब्जॉर्प्शन पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा होता है। अब पिनोसाइटोसिस क्या है कि अगर कोई मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में यहां पर प्रेजेंट है इस ल्यूमन में, तो एपिथेलियल सेल की एपिकल मेम्ब्रेन एक इनवेजिनेशन कप, एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी और इस मॉलिक्यूल को अपने भीतर ग्रहण कर लेगी और उसे इस एपिथेलियल सेल में एंटर करवा देगी। तो ये भी एक एक्टिव प्रोसेस है। और सोडियम के साथ ग्लूकोज, सोडियम के साथ एमिनो एसिड का जो रीएब्जॉर्प्शन हुआ वो भी एक एक्टिव प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर हमने पीसीटी के अंदर पहले रीएब्जॉर्प्शन डिस्कस किया ग्लूकोज का, फिर रीएब्जॉर्प्शन डिस्कस किया एमिनो एसिड का, और पेप्टाइड का रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो हमने यहाँ पर इस डायग्राम की हेल्प से डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि पीसीटी के अंदर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कैसे होगा। तो पीसीटी के अंदर जो उसका नेक्स्ट हाफ पार्ट है, देखो फर्स्ट हाफ में तो सोडियम के साथ ग्लूकोज, सोडियम के साथ एमिनो एसिड्स और पेप्टाइड्स का रीएब्जॉर्प्शन हुआ एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। नेक्स्ट जो हाफ पार्ट है पीसीटी का, वहां पर आपके रीएब्जॉर्प्शन होगा बेसिकली वाटर का, और वो ऑस्मोसिस के द्वारा होगा, जो एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। उसमें किसी भी प्रकार की मेटाबॉलिक एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर कुछ स्पेशियल चैनल्स प्रेजेंट हैं वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए, जिन्हें एक्वापोरिन 1 चैनल के नाम से जाना जाता है। अब ये जो एक्वापोरिन 1 चैनल है, ये बेसिकली वाटर के
अनकंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, या उसे हम कहें कि वाटर का जो कंपल्सरी रीएब्जॉर्प्शन है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आगे इसके बारे में और डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा स्पेशियल चैनल्स हैं जिनका नाम है एक्वापोरिन 1, उनके द्वारा पीसीटी के नेक्स्ट हाफ पार्ट में वाटर के रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इसके अलावा पीसीटी में कुछ मात्रा में पैसिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से क्लोराइड आयन है, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, सोडियम आयन है और पोटेशियम आयन का भी ट्रांसपोर्ट होता है। अब इस डायग्राम से थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि पीसीटी में जो ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस हुई, उस पूरी ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस को हम दो पथ में डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला पथ तो क्या है ट्रांसपोर्ट का, मैंने यहाँ मेंशन किया है, उस पथ का नाम दिया ट्रांस सेल्यूलर पाथ। इसका मतलब ये कि इस प्रकार के पाथ में सबस्टेंसेस का जो रीएब्जॉर्प्शन हुआ वो थ्रू द सेल हुआ, यानी सेल के भीतर से होकर सबस्टेंसेस रीअब्जॉर्ब हुए हैं। इसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट था वो हो गया, प्लस वाटर जो एक्वापोरिन की हेल्प से गया वो भी ट्रांससेल्यूलर पाथ से होके गया। इसके अलावा जो दूसरा पाथ है उसका नाम है पैरासेल्यूलर पाथ। पैरासेल्यूलर का मतलब है बिटवीन द टू सेल्स, के दो सेल्स के बीच में टाइट जंक्शंस होते हैं जनरली, लेकिन यहाँ पर ये जो टाइट जंक्शंस हैं वहाँ पर लीकी चैनल्स प्रेजेंट हैं जो लीक होते हैं, तो वहाँ से होकर इन आयंस का डिफ्यूज़न या हम कहें पैसिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ये रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो हमने बेसिकली अभी डिस्कस किया कि पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कैसे होती है। ओके, नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर रहे हैं पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले का पार्ट आता है। लूप ऑफ हेनले के दो रीज़न हैं कि इट इज़ ए यू शेप स्ट्रक्चर। इसका एक पार्ट पीसीटी के कांटेक्ट में है, दूसरा पार्ट डीसीटी के कांटेक्ट में है। तो लूप ऑफ हेनले का जो पार्ट पीसीटी के कांटेक्ट में, इट इज़ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। हम इसे कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये डिसेंडिंग लिम्ब है इसकी, और जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की, वहाँ पर भी एक्वापोरिन 1 प्रेजेंट है, और इसलिए डिसेंडिंग लिम्ब में केवल वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। किसी भी प्रकार के सॉल्यूट का कोई रीअब्जॉर्प्शन इस डिसेंडिंग लिम्ब में नहीं होता है। तो जैसा पीसीटी में एक्वापोरिन 1 चैनल्स थे जो कंपल्सरी वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वैसा ही अरेंजमेंट डिसेंडिंग लिम्ब में भी है। यहाँ पर भी एक्वापोरिन 1 प्रेजेंट है जो वाटर का कंपल्सरी रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है वो है लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब। ये डीसीटी के कांटेक्ट में है। अब यहाँ क्या अरेंजमेंट है हम ये डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ कि इस पार्ट में एक्वापोरिन्स नहीं है, तो जो असेंडिंग लिम्ब है वहाँ जब एक्वापोरिन नहीं है तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का वाटर का रीअब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पर आपके एक सिम पोर्टर प्रेजेंट है, मैंने सर्कल किया है उसको। ये सिम पोर्टर सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयन के लिए है। मतलब इस सिम पोर्टर के द्वारा ये एपिकल मेम्ब्रेन वाली साइट पर प्रेजेंट है। ये सोडियम के 1 मोल को, क्लोराइड के 2 मोल को और पोटेशियम के 1 मोल को ल्यूमन से यानी जीएफ से एपिकल मेम्ब्रेन से होकर ये उन्हें एंटर करवाता है एपिथेलियल सेल के अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली सॉल्यूट का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और वो भी इंपॉर्टेंटली सोडियम और क्लोराइड का, क्योंकि पोटेशियम का तो वापस सिक्रीशन भी हो जाता है। तो जो नेट रीअब्जॉर्प्शन होता है वो सोडियम और क्लोराइड का
इस असेंडिंग लिम्ब में रीएब्जॉर्प्शन होता है। ओके, नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर रहे हैं डीसीटी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन को। डीसीटी में दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, एक का नाम है इंटरकैलेटेड सेल, दूसरी का नाम है प्रिंसिपल या चीफ सेल्स। जो इंटरकैलेटेड सेल्स है दे आर इन्वॉल्व इन सीक्रीशन ऑफ H+ आयन और प्रोटॉन, और इस प्रकार इंटरकैलेटेड सेल पार्टिसिपेट करती है पीएच को मेंटेन करने में, क्योंकि वो H+ आयन को सीक्रीट करती है। सेकेंड टाइप की जो इंपॉर्टेंट सेल है वो है प्रिंसिपल सेल, और प्रिंसिपल सेल में एक्वापोरिन 2 चैनल्स प्रेजेंट है। अब ध्यान रखना, पहले हमने पीसीटी और डिसेंडिंग लिम्ब में डिस्कस किया था, एक्वापोरिन 1 चैनल थे, वो भी वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व थे, लेकिन वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन अनकंडीशनल था, कंपलसरी था। एक्वापोरिन 2 जो चैनल है वो फैकल्टेटिव वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व हैं। जब हम यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस के रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे तब इस चीज़ को डिटेल डिस्कस करेंगे हम। अच्छा, इसके अलावा प्रिंसिपल सेल की जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, एक एल्डोस्टेरोन हार्मोन के लिए, दूसरा वैसोप्रेसिन हार्मोन के लिए। एल्डोस्टेरोन के जो रिसेप्टर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। वैसोप्रेसिन के जो रिसेप्टर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो ये हमने, अच्छा इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का वो कलेक्टिंग डक्ट है, वहाँ थोड़ी मात्रा में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ हमने कंप्लीट डिस्कस किया यूरिन फॉर्मेशन की सेकेंड स्टेप के बारे में जो रीअब्जॉर्प्शन थी, और हमने डिफरेंट पार्ट में पीसीटी में, लूप ऑफ एनले में, डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में किस तरह से रीअब्जॉर्प्शन होता है, कैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, कैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांससेल्यूलर पाथवे क्या है, पैरासेल्यूलर पाथवे क्या है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। आपको समझ में आया होगा टॉपिक, तो चैनल को सब्सक्राइब करें आप गायत्री कॉलेज सांचौर के, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू।